हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द ब्रिज में मैं सुरेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में जो है हम डीसी जनरेटर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कंप्लीट किए हैं और अभी जो है हम डीसी मोटर के क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हम डीसी मोटर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक को कंप्लीट किया है और अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 101 से आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो है हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे जो आने वाले अपकमिंग वीडियो है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लेंथी हो या फिर एक ही दिन में हम एक से अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसमें हम समय से इसको ख़त्म करें और उसका रिवाइज कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 101। बोला गया है, ए डीसी सीरीज मोटर इज एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू सिंगल फेज एसी सप्लाई, द टॉर्क प्रोड्यूस विल बी। अर्थात बोला गया है एक डीसी श्रृंखला मोटर गलती से एक कला एसी आपूर्ति से जोड़ी गई है। ओके, तो उत्पन्न बल आघूर्ण क्या होगा? ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा है प्रायोरिटी जो है हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन को दी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जो गलतियां होते हैं, मिस्टेक होते हैं, वो हिंदी के क्वेश्चन में होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, ए डीसी सीरीज मोटर, और उसको क्या है, एसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पे डीसी भी नहीं लिखा गया है और यहाँ पे एसी भी नहीं लिखा गया है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप जो है इंग्लिश क्वेश्चन को ही पढ़ें और हिंदी को इग्नोर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बोला गया है, ए डीसी सीरीज मोटर इज एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू सिंगल फेज एसी सप्लाई, द टॉर्क प्रोड्यूस विल बी। अर्थात एक डीसी श्रृंखला मोटर गलती से एक कला एसी आपूर्ति से जोड़ दी जाती है तो उत्पन्न बल आघूर्ण होगा। तो उत्पन्न बल आघूर्ण क्या होगा? ओके, उत्पन्न बल आघूर्ण क्या होगा, क्योंकि जब हम डीसी मोटर को जो है एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो उत्पन्न जो बल आघूर्ण होता है, टार्क जो प्रोड्यूस होता है, वो होता है पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल, अर्थात स्पंदमान और अदिशात्मक हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ओके, बोला गया है ऑप्शन नंबर डी, यदि किसी डीसी श्रेणी मोटर को एक फेज एसी सप्लाई से जोड़ने पर उत्पन्न आघूर्ण स्पंदमान और अदिशात्मक होगा, अर्थात पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल होगा। ये आपको याद रखना है, और जो इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है डीसी सीरीज मोटर का। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, बोला गया है, इन ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर ड्राइविंग अंडर कंटिन्यूस आर्मेचर करंट कंडीशन। ओके, और बोला गया है, नो लोड स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डैश। अर्थात एक अलग से उत्तेजित डीसी मोटर में जो सतत आर्मेचर विद्युत धारा की स्थिति के अंतर्गत एक सिंगल फेज सेमीकंडक्टर ड्राइव द्वारा नियंत्रित है, नो लोड गति डैश के समानुपाती है। तो ये किसके समानुपाती है? ये हम जानते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारे होती है, जो गति जो होती है, स्पीड जो होती है, वो होती है 1 प्लस कोस अल्फा के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 1 प्लस कोस अल्फा हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, इसके बारे में दिया हुआ है डिटेल में, ऑप्शन नंबर ए, बोला गया है, अलग से उत्तेजित डीसी मोटर में जो सतत आर्मेचर विद्युत धारा की स्थिति के अंतर्गत एक सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर ड्राइव द्वारा नियंत्रित हो और नो लोड गति, तब नो लोड गति क्या होगी? 1 प्लस कोस अल्फा के समानुपाती है। ओके, अर्थात कन्वर्टर में
SCRS के फायरिंग कोण अल्फा को नियंत्रित कर कन्वर्टर से प्राप्त निर्गत वोल्टेज अर्थात आउटपुट वोल्टेज में अल्फा में परिवर्तन के अनुसार ही औसत निर्गत वोल्टेज अर्थात एवरेज आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन लाना संभव होता है। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 1 + cos अल्फा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर it is possible to have finite no load speed if a resistance is connected across it। अर्थात डीसी श्रेणी मोटर में नो लोड पर सीमित गति संभव है यदि प्रतिरोध को लगाया जाए। तो प्रतिरोध को कैसा लगाना चाहिए? जब सीमित गति संभव है जब हम प्रतिरोध को जो है आर्मेचर के टर्मिनल पर कनेक्ट करें। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्मेचर टर्मिनल। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, डीसी श्रेणी मोटर में नो लोड पर सीमित गति संभव है यदि आर्मेचर सिरों पर प्रतिरोध लगाया जाए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ओके, कि जो सीरीज रेजिस्टेंस में सॉरी ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में हम और डिटेल इसके नीचे देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नीचे दिया हुआ है, बाकी सबको डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर कनेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, और लिखा गया है जहाँ उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है वहाँ पर श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। बोला गया जहाँ पर उच्च बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है वहाँ पर श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ओके, रेलवे में जो हमारा इंजन होता है उसमें जो है डीसी सीरीज मोटर यूज होती है क्योंकि वहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। ओके, और बोला गया है जहाँ लोड घटने की संभावना रहती है, ओके, लोड के घटने की संभावना रहती है हो वहाँ पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ अधिक लोड होता है वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। बोला गया है द आइडेंटियल लॉसलेस सीरीज मोटर्स connected in series across a DC supply voltage run at speed of N1 and N2 the ratio of their output will be। अर्थात बोला गया है दो समान हानि रहित श्रेणी मोटर जो कि श्रेणी क्रम में एक दिष्ट धारा वोल्टेज से संयोजित है N व N2 गति पर चलती है, उनके निर्गत का अनुपात होगा। तो उसका निर्गत का अनुपात क्या होता है? हम जानते हैं कि निर्गत का अनुपात जो होता है हमारा वो होता है N1/N2 होता है। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर में कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है N1/N2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, दिया हुआ है, देख लो ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसमें दिया हुआ है स्पीड के लिए जो होता है N1/N2 होता है। बाकी जो है हमारा इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट और पावर डेवलपमेंट का फॉर्मूला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फील्ड कंट्रोल ऑफ ए डीसी शंट मोटर गिव्स। अर्थात दिष्ट धारा शंट मोटर का श्रेणी नियंत्रण देता है। तो ये हमको क्या देता है? दिष्ट धारा शंट मोटर का क्षेत्र नियंत्रण हमें देता है, कांस्टेंट किलोवाट ड्राइव देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, कांस्टेंट किलोवाट ड्राइव अर्थात स्थिर किलोवाट ड्राइव देता है। ओके फ्रेंड, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, डिटेल में दिया हुआ है
ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा शंट मोटर का क्षेत्र नियंत्रण अर्थात स्थिर किलोवाट ड्राइव देता है, जो कि n समानुपाती 1/5 होता है फ्लक्स के। फ्लक्स परिवर्तन से गति परिवर्तन की जा सकती है, अर्थात फ्लक्स घटाने से गति बढ़ जाती है तथा फ्लक्स बढ़ाने से स्पीड जो है घट जाती है। फ्लक्स परिवर्तन करने के लिए शंट क्षेत्र के श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक अर्थात रियोस्टेट लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज प्रेफर्ड व्हेन क्विक स्पीड रिवर्सल इज द मेन कंसिडरेशन, अर्थात तत्काल गति दिशा परिवर्तन हेतु निम्न में से कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है। तो उसके लिए हम सभी जानते हैं, उसके लिए जो है हम डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमको डी में दिया है डीसी मोटर, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, तत्काल गति दिशा परिवर्तन के लिए दिष्ट धारा मोटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, दिष्ट धारा मोटर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जा सकता है जहां गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रायः टोली अर्थात ट्रॉली, विद्युत रेलों तथा उत्पादन तंत्र या लिफ्ट इत्यादि में दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, और यह जो होता है 1/1000 HP से कई हजार HP तक के विभिन्न आकारों में बनाई जाती है डीसी मोटर, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दिया गया है, इन ए डीसी मशीन द एंगल बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर फील्ड इज, अर्थात दिष्ट धारा मशीन में स्टेटर एवं रोटर क्षेत्र के मध्य कोण होता है। तो स्टेटर और रोटर क्षेत्र के मध्य जो हमारा कोण होता है वो हम सभी जानते हैं, वो होता है 90 डिग्री होता है। ओके, तो 90 डिग्री हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी में 90 डिग्री हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, विस्तार में दिया है इसका ऑप्शन नंबर सी, दिष्ट धारा मशीन में स्टेटर एवं रोटर के क्षेत्र के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, बोला गया है, ए डीसी सीरीज मोटर ड्राइविंग एन आर्मेचर करंट ऑफ IA इज operating under saturated magnetic conditions. The torque developed in the motor is proportional to, अर्थात एक दिष्ट धारा श्रेणी मोटर आर्मेचर करंट IA, आर्मेचर करंट, ठीक है, जो होता है IA, और आर्मेचर धारा के साथ संतृप्त चुंबकीय अवस्था में कार्य कर रही है। मोटर में उत्पन्न बलाघूर्ण समानुपाती होता है। तो हम जानते हैं कि जो उत्पन्न बलाघूर्ण जो होता है हमारा टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क समानुपाती होता है फ्लक्स फाई और आर्मेचर करंट के। तो हमको पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मोटर में उत्पन्न बलाघूर्ण समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, यहाँ पे दिया आर्मेचर करंट के। तो हमारा आर्मेचर करंट IA के समानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है IA आर्मेचर करंट, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। ओके, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, टॉर्क जो होता है आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो समानुपाती होता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। ओके, डीसी मोटर के केस में होता है ये। ओके, अतः मोटर आर्मेचर में विकसित बलाघूर्ण फ्लक्स के, मोटर आर्मेचर में विकसित बलाघूर्ण फ्लक्स प्रति ध्रुव तथा आर्मेचर धारा के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है, ये आपको याद रखना है।
ओके, श्रेणी मोटर में फ्लक्स फाई आर्मेचर धारा IA के सीधे समानुपाती होता है। संतृप्त से पूर्व, क्योंकि क्षेत्र कुंडलन में पूर्व आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, जो कि आप इनमें समझ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो संतृप्त के बाद फाई स्थिर रहता है। ओके, सैचुरेशन के बाद फाई स्थिर रहता है, और जो होता है हमारा TA, ओके, आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो हमारा आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाकी और इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, ये डायग्राम में भी बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, कि जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। बोला गया है, इफ ए DC सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई देन, तो क्या होगा यदि किसी DC सीरीज मोटर को AC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो वह क्या होगा। ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार वह मोटर चलेगी लेकिन वो उसकी इफिशिएंसी रहेगी वो ख़राब रहेगी। ओके फ्रेंड्स, और स्पार्किंग करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, वह चलेगा। बाकी ज़्यादा इसमें दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए दिया है ऑप्शन बी, यदि किसी DC सीरीज मोटर को AC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो वह चलेगा, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 111। बोला गया है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द मोटर करंट डेस देन नॉर्मल, अर्थात चालू होते समय मोटर सामान्य की तुलना में डैश करंट प्रयोग करती है। तो हम सभी जानते हैं स्टार्टिंग टाइम पे जो होता है हमारा मोटर हाई करंट लेती है, और बाद में जब रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो उसका रेटेड करंट पर चलने लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमको स्टार्टिंग कंडीशन में पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाई करंट लेती है। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए बोला गया ऑप्शन नंबर बी, चालू होते समय मोटर सामान्य की तुलना में अधिक धारा प्रयोग करती है। DC मोटर स्टार्टिंग में 5 से 7 गुना अधिक धारा लेती है, क्योंकि शुरुआत में बैक EMF शून्य होता है। इस धारा से सुरक्षा के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर में प्रयुक्त प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। अतिरिक्त प्रतिरोध आर्मेचर की सीरीज में जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इन ए DC मोटर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इज प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ, अर्थात बोला गया है DC मोटर में यूनिडायरेक्शनल टॉर्क की मदद से उत्पादन होता है। तो वो जो होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जो होता है वो जो होता है हमारा ब्रश और कम्यूटेटर के हेल्प से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें दोनों हो जाएंगे, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी में ए और बी, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी, ब्रश और कम्यूटेटर। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, DC मोटर में एक दिशीय टॉर्क कम्यूटेटर तथा ब्रश की सहायता से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। कम्यूटेटर एक विद्युत घूर्णन युक्ति है जो स्थायी कार्बन ब्रशों द्वारा जनरेटर में आर्मेचर से बाह्य परिपथ को धारा प्रदान करता है, और मोटर में बाह्य परिपथ से आर्मेचर धारा प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। यह रोटर का एक महत्वपूर्ण व कीमती अंग है जिसे आर्मेचर के साथ एक ही शाफ्ट पर आरोपित किया जाता है, ये आप सभी जानते हो। ओके, यह एक विद्युत चालक पदार्थ कठोर कर्षित ताम्र से टेपित खंडों से बेलनाकार बना होता है। ये खंड उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक अर्थात माइका विद्युतरोधी पदार्थ की
लगभग 1 मिलीमीटर मोटी परत द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, बाकी बोला गया है यह कार्बन के ब्रुशों की सहायता से धारा संग्रह का कार्य करता है, ये बात भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए और देख लेते हैं, नीचे दिया गया है। ओके, धारा को संग्रह करने का कार्य करता है, यह धारा रूपांतरण का कार्य करता है, अर्थात यह एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में रूपांतरण करने का काम करता है, ये बात आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज, अर्थात एक डीसी मोटर की गति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। यूपीपीसीएल, एलएमआरसी, ओके, एलएमआरसी, बीएसएनएल, नोएडा मेट्रो, एसएससी, जेई, काफ़ी में एग्जाम पूछा गया है और काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। ओके फ्रेंड्स, पूछा गया है द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज, तो डीसी मोटर की स्पीड क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो ये सही है। ओके, जो स्पीड जो होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। दिया है ऑप्शन नंबर ए डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के समानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसा कि फॉर्मूला में दिया हुआ है। मोटर की घूर्णन गति जो होती है एन, वो बैक ईएमएफ के समानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है आरपीएम में। ओके फ्रेंड्स, और विरोधी विद्युत वाहक बल का समीकरण जो होता है वो बैक ईएमएफ बराबर होता है V माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, और जो स्पीड जो होती है हमारे बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और जो स्पीड जो होती है हमारी फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है या फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको याद रखना है। ओके, इससे क्या होता है, इससे स्पष्ट है कि ईबी अर्थात बैक ईएमएफ के समानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारी स्पीड, ये आपको याद रखना है, जो कि हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है द करंट ड्रॉन बाय ए 120 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम and back EMF is 110 volt each dash armature एम्पेयर, एम्पेयर कितना होगा पूछा गया है। अर्थात बोला गया है एक 120 वोल्ट डीसी मोटर जिसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है और प्रतिकारी विद्युत वाहक बल जो है 110 वोल्ट है, उनके द्वारा खींची गई विद्युत धारा डैश एम्पेयर में होगी। तो हम जानते हैं, हमको दिया हुआ है क्या, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम और जो है हमको वोल्टेज दिया हुआ है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, ओके 120 वोल्ट, और बैक ईएमएफ दिया है 110 वोल्ट। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला हमारा होता है करंट निकालने के लिए, वोल्टेज के लिए मेन फॉर्मूला होता है V बराबर बैक ईएमएफ EB प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब हम करंट के लिए इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो करंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, करंट के लिए जो है हमारा करंट IA आर्मेचर करंट बराबर ऊपर क्या चल जाएगा V वोल्टेज V माइनस बैक ईएमएफ EB अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस R है। तो इस फॉर्मूले में हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि आर्मेचर करंट IA बराबर फॉर्मूले के अनुसार V वोल्टेज कितना दिया है हमको, वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट, ओके 120 वोल्ट दिया है, तो 120 माइनस
बैक ईएमएफ कितना दिया है 110 वोल्ट, और आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम। ओके फ्रेंड्स, तो 120 में से 110 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 10, और 10 को हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आर्मेचर करंट IA बराबर 20 एम्पेयर। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 20 एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, डिटेल में दिया हुआ है। ओके, देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया था हमको 0.5 ओम, बैक ईएमएफ दिया है 110 वोल्ट, और वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट। ओके, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक फ्रंट में लाएंगे, आर्मेचर करंट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, और इस फॉर्मूले में हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो है फाइनली आर्मेचर करंट का वैल्यू 20 एम्पियर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो रिवर्सेस ए डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर बिकम डैश, अर्थात यदि शक्ति प्रवाहित होने की दिशा विपरीत कर दी जाए तो डिफरेंशियल कंपाउंड डिस्ट धारा मोटर डैश हो जाएगी। तो वो हो जाएगी हमारी एक कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, एक कम्युलेटिव कंपाउंडेड जनरेटर, अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंडेड जनरेटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया है, यदि किसी डीसी मशीन में शक्ति प्रवाह की दिशा विपरीत कर दी जाए तो वह मोटर से जनरेटर तथा जनरेटर से मोटर की तरह प्रचालित होने लगती है। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी डीसी मशीन में शक्ति प्रवाह की दिशा विपरीत कर दी जाए तो वह मोटर से जनरेटर तथा जनरेटर से मोटर की तरह प्रचालित होने लगती है। ये आपको याद रखना है। ओके, अर्थात किसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की शक्ति प्रवाह की दिशा विपरीत कर दी जाए तो वह कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की तरह प्रचालित होने लगता है। अर्थात डिफरेंशियल वाली मशीन कम्युलेटिव प्रकार की हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है, इन ए डीसी मोटर विच ऑफ द फ्लोइंग कैन सस्टेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, अर्थात डिस्ट धारा मोटर में निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ताप वृद्धि को सह सकता है। तो मैक्सिमम ताप को सह सकता है हमारा, इनमें से फील्ड वाइंडिंग सह सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग जो है हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर को सह सकती है। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, बोला गया है, डिस्ट धारा मोटर में फील्ड कुंडली अर्थात फील्ड वाइंडिंग अधिकतम ताप वृद्धि को सह सकती है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर अप्रोच जीरो, अर्थात यदि डिस्ट धारा का फ्लक्स शून्य की स्थिति में पहुंचने लगे तो डैश होगा। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड जो होती है हमारे फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फ्लक्स जो है जीरो की ओर पहुंचेगा तो हमारी स्पीड जो है वो अनंत की ओर बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगी, मोटर की चाल अनंत की ओर बढ़ेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, बोला गया है ऑप्शन बी, यदि डिस्ट मोटर का फ्लक्स शून्य की ओर पहुंचने लगे तो मोटर की चाल अनंत की ओर बढ़ेगी, क्योंकि डीसी मोटर की गति फ्लक्स से के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। फ्लक्स का मान नियंत्रित करके मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है।
फ्लक्स नियंत्रण विधि में डीसी मोटर की गति हमेशा निर्धारित गति के ऊपर ही प्राप्त की जाती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द स्पीड ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर डिक्रीज इफ द फ्लक्स इन द फील्ड वाइंडिंग, तो जो होता है हमारा स्पीड घटेगी। अर्थात बोला गया है एक निश्चित धारा श्रृंखला मोटर की गति घटती है यदि क्षेत्र की वाइंडिंग का फ्लक्स क्या बढ़ेगा, ओके इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी और स्पीड बढ़ेगी तो फ्लक्स घटेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। और ओके, बोला गया है ऑप्शन नंबर बी, स्पीड जो होती है हमारे समानुपाती होती है बैक ईएमएफ के और व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारे फ्लक्स के। ओके, यदि डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स बढ़ता है तो स्पीड जो है हमारी घटेगी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट लाइट लोड, व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वाइंडिंग गेट्स अपॉन। अर्थात दृष्ट धारा शंट मोटर कम लोड पर घूम रही है, यदि फील्ड कुंडली को खोल दिया जाए तो डैश होगा। तो क्या फील्ड कुंडली खोलने पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर कम लोड पर चल रही है तो उस कंडीशन में हमारी जो मोटर है जो है फील्ड कुंडली को खोल देंगे तो सीरीज मोटर की तरह व्यवहार करने लगेगी और मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, तो मोटर अधिक गति को प्राप्त करेगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, मोटर अधिक चाल को प्राप्त करेगी, अर्थात मोटर विल पिक अप हाई स्पीड। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन ए, दिष्ट धारा शंट मोटर कम लोड पर घूम रही है तो फील्ड कुंडली को खोल दिया जाए तो मोटर अधिक चाल प्राप्त करेगी। फील्ड कुंडली के श्रेणी क्रम में एक परिवर्तित प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, जिससे फील्ड कुंडली प्रतिरोध को परिवर्तित करके आर्मेचर की विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती है, जो कि n समानुपाती 1/φ के है। अतः फील्ड परिपथ का प्रतिरोध बढ़ने से फील्ड धारा और फ्लक्स का मान घटता है और मोटर की गति बढ़ जाती है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 120, बोला गया है द मोटर ऑफ लाइट इज ब्लोवर एंड फैंस इज डैश। अर्थात ब्लोवर और पंखों में कौन से मोटर लगाई जाती है। अच्छा, तो ब्लोवर और पंखों में जो है हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में ब्लोवर और फैंस जो यूज़ होते हैं उसमें मैक्सिमम डीसी शंट मोटर का यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे जो है होते हैं हमको एक स्टेबल स्पीड की आवश्यकता होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ओके, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ब्लोवर और पंखों में दिष्ट धारा शंट मोटर लगाई जाती है। शंट मोटर में श्रेणी कुंडले या प्रतिरोध उच्च होता है, का प्रतिरोध जो उच्च होता है, इस कारण श्रेणीय धारा न्यूनतम होती है और मोटर पर लोड बढ़ाने से बलाघूर्ण भी बढ़ जाता है। इस मोटर की गति लगभग समान रहती है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको, बोला गया है सीरीज वाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है। तो सीरीज वाइंडिंग में हम जानते हैं सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है, मोटा तार होता है और कम टर्न होता है, और शंट में क्या होता है, शंट में पतला तार और ज़्यादा टर्न होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमको बोला गया सीरीज वाइंडिंग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो सीरीज वाइंडिंग में जो होता है हमारा मोटा तार और कम टर्न होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, मोटा तार और कम घुमाव। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए
दिया है ऑप्शन नंबर सी, सीरीज वाइंडिंग में मोटा तार व कम घुमाव वाले होते हैं तथा समांतर वाइंडिंग पतले तार तथा ज़्यादा घुमाव वाले होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किससे परिवर्तित किया जाता है। तो फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है, जो कि हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में पढ़ते भी आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो डीसी मोटर की गति उसके मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोला गया है निम्नलिखित मोटरों में से किसकी गति परिवर्तनशील नहीं होती। तो शंट मोटर की परिवर्तनशील नहीं होती है, ये स्थिर गति के लिए हम शंट मोटर को यूज करते हैं। चलिए, डीसी शंट मोटर की गति परिवर्तनशील नहीं होती, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोला गया है डीसी मोटर में होने वाली हानियों का विवरण कुछ इस प्रकार है, अर्थात उसमें बोला गया है स्टे हानियाँ 46.5 वाट, घर्षण संबंधित हानियाँ 20 वाट, यांत्रिक हानियाँ 300 वाट, लोह हानियाँ 110 वाट और ताम्र हानियाँ 105 वाट। तो मोटर में कुल स्थिर हानियाँ पूछा है। तो स्थिर हानियाँ क्या होती है? स्थिर हानियाँ हम जानते हैं, स्थिर हानियाँ जो होती है हमारी घर्षण हानि, यांत्रिक हानि और लोह हानि स्थिर हानि होती है, और वेरिएबल हानि होते हैं हमारे ताम्र हानि। ओके फ्रेंड, तो स्थिर हानियाँ टोटल पूछा गया है। तो स्थिर हानियाँ हमारा हो गया स्थिर हानि, घर्षण हानि, यांत्रिक हानि, लोह हानि। तो घर्षण हानि 20, यांत्रिक हानि 300 और लोह हानि 110। इन तीनों को ऐड कर देंगे हम तो हमारा हो जाएगा 430 वाट। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है 430 वाट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, इसके बारे में देखिए। ओके, दिया है ऑप्शन नंबर डी, मोटर में कुल स्थिर हानियाँ बराबर घर्षण हानियाँ प्लस यांत्रिक हानियाँ प्लस लोह हानियाँ होती है, जिसमें कि घर्षण हानियाँ 20 है, यांत्रिक हानियाँ जो है 300 है। ओके, घर्षण हानियाँ 20, यांत्रिक हानियाँ 300 और लोह हानियाँ जो है हमारी 110 है। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये 430 वाट हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, बोला है शुरू में डीसी मोटर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता बोला है। ठीक है, क्या नहीं होता बोला गया है। तो डीसी मोटर स्थिर होता है, हाँ ये भी सही है। बैक ईएमएफ शून्य होता है, ये भी सही है स्टार्टिंग में। आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये भी सही है। आर्मेचर गतिशील होते नहीं, स्टार्टिंग समय में आर्मेचर भी स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, आर्मेचर गतिशील होता है, गलत हो जाएगा। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, दिया है ऑप्शन डी, शुरू में मोटर डीसी में आर्मेचर गतिशील नहीं होता है तथा डीसी मोटर में स्थिर बैक ईएमएफ शून्य होता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डीसी मोटर द्वारा व्युत्पन्न आर्मेचर धारा ओके डिराइव्ड आर्मेचर करंट के अनुपातित होता है। तो वो क्या होता है अनुपातित? इसका होता है आवश्यक बल आघूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, इसके बारे में डिटेल में देखिए। ओके, इसमें बोला गया है ऑप्शन नंबर ए, डीसी मोटर द्वारा व्युत्पन्न आर्मेचर धारा आवश्यक बलाघूर्ण के अनुपातिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर वोल्टता नियंत्रण विधि में गति का नियंत्रण किस तरह से किया जाता है। तो स्टेटर वोल्टता नियंत्रण विधि का पूछा गया है। तो इसमें जो है सप्लाई वोल्टेज को परिवर्तित करके किया जाता है। सिंपल है, क्योंकि वोल्टेज नियंत्रण विधि का पूछा है, उसमें सप्लाई वोल्टेज को परिवर्तित करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में देखिए। ओके, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन ए, स्टेटर वोल्टता नियंत्रण विधि में गति का नियंत्रण सप्लाई वोल्टता को परिवर्तित करके किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
दिया हुआ वक्र किसका भार गति वक्र दर्शाता है? ओके, तो इसका देखिए ये दिया हुआ है। ओके, स्पीड एन और आर्मेचर करंट आई। ओके, ये वक्र इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये जो होता है हमारा होता है डीसी श्रेणी मोटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, डीसी श्रेणी मोटर का ये होता है वक्र। ओके ओके, इसमें दिया गया चित्र डीसी श्रेणी क्रम मोटर को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमार्ग क्षेत्र अर्थात शंट फील्ड नियंत्रण विधि की परिसीमा क्या है? तो उससे क्या होता है, हम इस विधि से हम केवल सामान्य गति से उच्च गति ही प्राप्त कर सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दिया है बी में, सामान्य गति से उच्च गति ही प्राप्त की जा सकती है ओके शंट फील्ड नियंत्रण विधि में। इसके बारे में डिटेल में देखिए, डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन बी, उपमार्ग क्षेत्र अर्थात शंट फील्ड नियंत्रण विधि की परिसीमा सामान्य गति से उच्च गति ही प्राप्त की जा सकती है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं है? तो हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर भी होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर भी होता है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 1 पॉइंट स्टार्टर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए 1 पॉइंट स्टार्टर मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं है, ये आपको याद रखना है, जो कि आप पढ़े भी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग द मोटर एनर्जीज, अर्थात रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर की ऊर्जा क्या होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो सप्लाई होती है, ओके, जो रीजनरेटिव में जो सप्लाई होती है वो मेंस को वापस चले जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, रिटर्न टू द सप्लाई मेंस, अर्थात सप्लाई मेंस में वापस चली जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में देखिए ऑप्शन नंबर सी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्रिया के दौरान मोटर सप्लाई मेंस को ऊर्जा वापस करती है। इस ब्रेकिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ लोड का अभिलक्षण ओवरहॉलिंग जैसे हॉयस्टर, इस ब्रेकिंग का दक्षता सबसे उच्च होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो सबसे अच्छी होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? तो डीसी मोटर झटके से कब स्टार्ट होती है? जब उसका जो कॉन्टैक्ट टर्मिनल होता है वो खुरदुरा होता है, तो उस कंडीशन में जो मोटर होती है हमारी झटके से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है, स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल खुरदरा होता है, खुरदरा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, ऑप्शन नंबर ए, डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना स्टार्टर का कॉन्टैक्ट खुरदरा टर्मिनल खुरदरा है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन से मोटर को चलाया जाता है, पूछा गया है। तो हम जानते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर से हम जो है डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, डीसी शंट मोटर को। इसके बारे में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, बोला गया ऑप्शन डी, 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा डीसी शंट मोटर को चलाया जाता है। फिर नंबर 1 में दिया है, द्विबिंदु प्रवर्तक जो डीसी सीरीज मोटर को प्रवर्त अर्थात स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपका ठीक है। 2 पॉइंट स्टार्टर को डीसी सीरीज मोटर के लिए, फिर 3 पॉइंट स्टार्टर जो है डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और 4 पॉइंट स्टार्टर जो है वो डीसी कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट है 2 पॉइंट जो है डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज़ किया जाता है, 3 पॉइंट डीसी शंट मोटर के लिए, और 4 पॉइंट जो है डीसी कंपाउंड मोटर के लिए प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि में प्रयुक्त परिवर्तनशील प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्टर ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा।
ओके, इसके बारे में देखिए, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर डायवर्टर नियंत्रण विधि में प्रयुक्त परिवर्तनशील प्रतिरोध को डायवर्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है डीसी मोटर का फ्रेम डैश होता है। तो डीसी मोटर का फ्रेम जो होता है हमारा जालियों से बंद होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जालियों से बंद, आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए, दिया हुआ है ऑप्शन ए, डीसी मोटर का फ्रेम जालियों से बंद होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है। ओके, डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है। तो हम जानते हैं इसकी यांत्रिक कार्य क्षमता जो होती है हमारी bhp इंटू 735.5/EI में दी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, इसके बारे में देखिए डिटेल में। ओके, डिटेल में दिया हुआ है डी, डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता bhp इंटू 735.5/EI में दी जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है। तो पंचिंग मशीन में जो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, डीसी संचयी संयुक्त अर्थात डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसके बारे में देखिए। ओके, दिया है ऑप्शन डी, संचयी संयुक्त कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है। इन मोटरों की स्पीड परिवर्तनशील तथा उच्च प्रारंभिक टॉर्क होता है। इनका प्रयोग रोलिंग एलिवेटर्स इत्यादि में होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर से श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज में जुड़ा प्रतिरोध किसका बना होता है। तो वो जो बना होता है वो यूरेका का बना होता है। ओके फ्रेंड, तो आपको याद रखना है यूरेका का बना होता है। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, दिया हुआ है ऑप्शन डी, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर से श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़े प्रतिरोध यूरेका का बना होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में भार बढ़ने पर घूर्णन गति क्या होती है। तो डीसी मोटर में भार बढ़ने पर घूर्णन गति जो है वो घटती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, घटती है। ओके, इसके बारे में देखिए। ओके, इसके बाद दिया है ऑप्शन नंबर सी, डीसी मोटर में भार बढ़ने पर घूर्णन की गति घटती है तथा टॉर्क बढ़ने पर मोटर की लोड धारा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप मोटर की गति घटती है। इसका कारण है लोड धारा बढ़ने से फील्ड फ्लक्स में वृद्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है निम्न में से किस दृष्टिकार्य मोटर में पुनर्निर्देशी ब्रेकिंग संभव नहीं है। तो ये जो होता है हमारा श्रेणी मोटर में संभव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा, सीरीज मोटर। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में देखिए। दिया है ऑप्शन सी, श्रेणी मोटर में पुनर्निर्देशित ब्रेकिंग संभव नहीं हो सकती है क्योंकि इस ब्रेकिंग का प्रयोग केवल ओवरहॉलिंग अभिलक्षण वाले मोटर में की जाती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में बैक ईएमएफ अधिक होता है वोल्टेज से। ओके, लेकिन डीसी सीरीज मोटर में बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर एक बार रिपीट करते हैं। श्रेणी मोटर में पुनर्निर्देशित ब्रेकिंग संभव नहीं हो सकती क्योंकि इस ब्रेकिंग का प्रयोग केवल ओवरहॉलिंग अभिलक्षण वाले मोटर में की जाती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में बैक ईएमएफ अधिक होता है वोल्टेज से, लेकिन डीसी सीरीज मोटर में बैक ईएमएफ जो होता है हमारा सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिष्ट धारा मशीन अर्थात डीसी मशीन की दक्षता अर्थात एफिशिएंसी किस स्थिति में अधिकतम होती है। तो इसकी दक्षता अधिकतम होती है जब वेरिएबल लॉस जो होता है वो कांस्टेंट लॉस के बराबर होती है।
या हम बोल सकते हैं जो ताम्र हानि होती है, ताम्र हानि होती है वो लोह हानि के बराबर हो, तो उस कंडीशन में जो है हमारा इफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, जब चल हानि अर्थात वेरिएबल लॉस हानि जो होती है वो बराबर, जो चल हानि स्थिर हानि के बराबर हो, अर्थात वेरिएबल लॉस आर इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात वेरिएबल हानि स्थिर हानि के बराबर हो तो दक्षता मैक्सिमम होगी। ओके, इसके बारे में देख लीजिए डिटेल में। ओके, दिया हुआ है एक दिष्ट धारा मशीन की दक्षता जब चल हानि स्थिर हानि के बराबर हो तो मैक्सिमम होती है। इफिशिएंसी ईटा बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, उसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले से फिर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा जो होता है मैक्सिमम इफिशिएंसी के कंडीशन में जो कांस्टेंट लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस के बराबर होना चाहिए। ओके, ये कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होना चाहिए, तब हमारी एफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर का प्रयोग परिचालक अर्थात ड्राइव के रूप में किया जा सकता है यदि भार में अत्यधिक परिवर्तन हो और हेवी ड्यूटी क्रेन चलाना हो? तो उसमें जो है हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में देखिए, दिया हुआ है ऑप्शन ए, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग परिचालन अर्थात ड्राइव के रूप में किया जा सकता है यदि भार के अत्यधिक परिवर्तन हो और हेवी ड्यूटी क्रेन चलाने में भी किया जाता है, तथा डीसी शंट मोटर का प्रयोग स्थिर गति पर चलने वाली सॉफ्ट लाइन पर लेथ मशीन आदि में प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भार दूर करने पर निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम गति से चलती है? तो वो होती है हमारे सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर बी, सीरीज मोटर। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं, डिटेल दिया हुआ है ऑप्शन बी, भार दूर करने पर श्रेणी मोटर अधिकतम गति से चलती है तथा शंट मोटर की स्थिर गति होगी। जहां पर आकस्मिक यांत्रिक लोड पड़ता है वहां संचयी कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी सीरीज मोटर आर्मेचर कोयल आर यूजली कनेक्टेड टू कम्यूटेटर थ्रू, अर्थात प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कोयल कम्यूटेटर से डैश से के द्वारा जुड़ा होता है। तो वो होता है हमारा रेजिस्टेंस के द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए, प्रायः श्रेणी मोटर में आर्मेचर कोयल कम्यूटेटर से प्रतिरोध के द्वारा जुड़ा होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड कंट्रोल बाय द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इन ए डीसी शंट मोटर विल गिव, अर्थात किसी डीसी शंट मोटर के फ्लक्स में परिवर्तन लाने से गति नियंत्रण पर क्या परिणाम होगा? तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम जो होता है हमारा इसका परिणाम जो होगा वो होता है हमारा कांस्टेंट पावर ड्राइव होता है, अर्थात स्थिर शक्ति ड्राइव होता है। ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए, ओके, इसमें दिया है ऑप्शन सी, किसी डीसी शंट मोटर के फ्लक्स में परिवर्तन लाने से गति पर स्थिर शक्ति ड्राइव का परिमाण होगा। इस विधि द्वारा फ्लक्स को केवल कम ही किया जा सकता है तथा पूर्ण निर्धारित मान से अधिक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस विधि से मोटर की गति बढ़ाई ही जा सकती है, कम नहीं की जा सकती है। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, अर्थात निम्न में से कौन सी मोटर अपकेंद्रीय पंप में इस्तेमाल की जाती है?
तो इसमें जो है हम जानते हैं हमारे शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, शंट मोटर। ओके, इसके बाद में देखिए शंट मोटर अपकेंद्रीय पंप में इस्तेमाल की जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीसी मोटर इज प्रेफर्ड ओवर एन एसी मोटर ड्यू टू, अर्थात एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर के इस्तेमाल को ज़्यादा पसंद करने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण रहता है हमारा वेरिएबल स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखिए, बोला गया है ऑप्शन डी, एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर के इस्तेमाल को ज़्यादा पसंद करने का कारण परिवर्ती गति ऑपरेशन है। डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग रेलगाड़ियों तथा क्रेन हॉइस्ट आदि में किया जाता है तथा डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल अन्य सभी तरह की मोटर की अपेक्षा सरल होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है मोटर यूज फॉर पंचिंग मशीन इज सब्जेक्टेड टू, अर्थात पंचिंग मशीन के लिए उपयोग किए जाने वाली मोटर पर डैश दिया जाता है, तो उसके ऊपर दिया जाता है इंटरमिटेंट लोड, अर्थात अनिरंतर लोड। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इंटरमिटेंट लोड अर्थात अनिरंतर लोड। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल देखिए। चलिए इसके बारे में दिया है ऑप्शन डी, पंचिंग मशीन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर पर अनिरंतर अर्थात इंटरमिटेंट लोड दिया जाता है तथा पंचिंग मशीन में क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है इफ द कंडीशन ऑफ डीसी मोटर आर स्टेबलाइज द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर विल बी, अर्थात यदि डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता डैश हो जाएगी, तो वो हो गया हमारे 50% से कम। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, लेस देन 50%। ओके, इसके बारे में देखिए ऑप्शन ए, यदि डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता 50% से कम हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 150। बोला गया है ए फेस प्लेट स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट, अर्थात निम्नलिखित में से किसे चालू करने के लिए फेस प्लेट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग जो होता है हमारा डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके लिए हम 2 पॉइंट स्टार्टर भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, डीसी श्रेणी मोटर को चालू करने के लिए फेस प्लेट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है तथा द्विबिंदु स्टार्टर का भी डीसी श्रेणी मोटर को चालू करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक को किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 150 को लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम और 50 क्वेश्चन को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से 200 तक। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक आ रही है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम एक दिन में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।